नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। मैं मनोज कुमार। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे। ये सभी आपके प्रश्न टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से सॉल्व करिएगा और जो इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट डाउन करिएगा। ये तीसरी वीडियो रहेगी। चलिए देखा जाएगा आज का पहला प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। ऑप्शन में है जहांगीर, विलियम हॉकिंस, अकबर, सर थॉमस रो, शाहजहां, टेवर्नियर, औरंगजेब, मनूची। इनको देखिएगी कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये दूत हैं सारे, विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो, टेवर्नियर, मनूची। इसमें से कौन सा सही नहीं है? फटाफट उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, इसका उत्तर सही हो जाएगा आंसर बी। आंसर बी। तो सर थॉमस रो अकबर के समय में नहीं, बल्कि ये आया था जहांगीर के समय में, ठीक है। ये जहांगीर के वक्त में आया हुआ था और ये जेम्स प्रथम का, जेम्स 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया था। किसका? जेम्स प्रथम का दूत बन करके भारत आया हुआ था। इसलिए यहाँ पर उत्तर बी ठीक हो जाएगा। देखा जाएगा इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले विशिष्ट मंडल का नेतृत्व किसने किया? लंदन जाने वाला जो एक शिष्टमंडल था उसका नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन में है एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, सरला देवी, सरोजनी नायडू। फटाफट उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल सही है उत्तर आपके सरोजनी नायडू, ठीक है। आंसर यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। सभी का उत्तर मिला लीजिएगा। अगला देखिएगा, तीसरा प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों को किसको बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था। कालीकट को, भरूच को, कैम्बे को या सूरत को? चलिए फटाफट उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो सूरत बंदरगाह था, ठीक है ना, कौन सा? सूरत बंदरगाह। आंसर यानी कि डी। सूरत बंदरगाह जो है बाबुल मक्का कहा जाता था इसको, या मक्का द्वार कहा जाता था, ठीक है। कालीकट जो है, कालीकट आपका ये केरल राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। किस राज्य का? केरल का ये प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर उत्तर डी ठीक रहेगा। अगला देखिएगा, सुमेलित करना है, मिलाना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है, थोड़ा छोटा कर देंगे, इसको आप लोग मिला लीजिए। इक्ता दिया है, जागीर दिया है, अमरम दिया है, मुकासा दिया है। मराठों, दिल्ली के सुल्तान, मुगल, विजयनगर। फटाफट मिलाइएगा। चलिए तो मिलाते हैं। इक्ता दोस्तों दिल्ली के सुल्तान से संबंधित हो गया। इसके बाद जागीर, ये आपको मुग़ल के समय में था। अमरम, ये आपका विजयनगर साम्राज्य संबंधित है। मुकासा, ये आपका मराठों से संबंधित है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उत्तर क्या हो जाएगा? ए का 2, ए का 2 2, ठीक है। बी का 3, बी का 3, यानी उत्तर बी ठीक हो जाएगा। यहाँ पर आंसर बी राइट है, ठीक। मिलाइएगा इसको और देख लीजिएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कोटों की सहायता से ढूंढें। इनको कालानुक्रम अनुसार सही से बैठालना है। अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी और ताराबाई। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके हिसाब से आप लोग इसको सेट करिएगा। फटाफट उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों, देखा जाएगा। तो यहाँ पर पद्मिनी ये 13वीं 14वीं शताब्दी के मध्य में थे, ठीक है ना। 13th और 14th शताब्दी इनका कार्यकाल एक तरीके से 13th 14th शताब्दी। इसके बाद दुर्गावती, ये
1524 से 1564 ईस्वी। इसके बाद हैं जो है पद्मिनी का है, सॉरी अहल्याबाई का जो है पद्मिनी का है 13th to 14th शताब्दी में, और अहल्याबाई का है 1725 से 1795, और ताराबाई का है 1675 से 1761 ईस्वी। ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा। तो सबसे पहले तो 3 हो जाएंगे, तो 3 यहाँ 2 पर हैं। इसके बाद ये सबसे पहले आ गई, फिर यहाँ पर ये 1524 है, तो यहाँ पर ये नंबर 2 पे हो जाएंगी, और ताराबाई नंबर 3 और यह अहल्याबाई 4, तो यानी 1 3 2 4 1, 3 2 4 1, आंसर बी यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है, इसको मिलाइएगा आप लोग, अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया? गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु हर राय, गुरु अंगद। फटाफट उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, बिल्कुल सही, यहाँ पर आंसर डी ठीक हो जाएगा, गुरु अंगद को। ठीक है ना, गुरु नानक के बाद जो है इनके उत्तराधिकारी, और या तो कहेंगे कि सिखों के दूसरे गुरु, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक, इसके बाद इनके उत्तराधिकारी कौन हुए? गुरु अंगद। ये सिखों के दूसरे गुरु थे, सिखों के दूसरे गुरु हुए। ठीक है ना, यहाँ पर उत्तर डी ठीक होगा। अगला देखा जाएगा, 7वां प्रश्न है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? महेश दास, लक्ष्मण दास, द्वारका दास या हरनाम दास? फटाफट उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, बिल्कुल सही दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर बी ठीक हो जाएगा, लक्ष्मण दास इनका नाम था। ठीक है, लक्ष्मण दास इनका नाम था, और इनका जन्म जो है कश्मीर ज़िले में, ठीक है ना, कश्मीर में एक राजौरी क्षेत्र था, ठीक है ना, राजौरी क्षेत्र के एक राजपूत परिवार में हुआ था। ठीक है, तो इनका बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, 8वां प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? उत्तर देने का प्रयास करिएगा। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया? पुरंदर, रायगढ़, सलाहार या शिवनेर? चलिए फटाफट, बिल्कुल सही आंसर आ रहा होगा सभी लोगों का। तो शिवाजी ने मुगलों को सलाहार का जो युद्ध था, ठीक है, सलाहार के युद्ध में, और ये युद्ध कब हुआ? 1672 ईस्वी में। ठीक है, सलाहार के युद्ध में जो है मुगलों को इन्होंने पराजित किया था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 9वां प्रश्न है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन कौन से नगर में कैद थे? कौन से नगर में कैद थे? ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, नागपुर? शिवाजी बताइए। चलिए, तो बिल्कुल सही है। जब शिवाजी मुगलों कैद से भागे तो वो आगरा नगर में जो है कैद थे। कहाँ पर? आगरा नगर में। आंसर यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा। अगला देखा जाए, 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर, ठीक है, मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया? तारापीठ, ललितादित्य, मुक्तापीठ, अवंतीवर्मन या दिद्दा ने? फटाफट उत्तर देने का प्रयास करिए। चलिए दोस्तों, तो जो कश्मीर में मार्तंड मंदिर था उसका निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ ने करवाया था, और ये
कहाँ के राजा थे? तो करकोटक वंश, ये करकोटक वंश की राजा थे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखा जाए 11वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर और औरंगजेब के शासनकाल में भू राजस्व की दर को सही क्रम में चुनिए। फटाफट बताइएगा। जैसे ये दिया है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर और औरंगजेब के शासनकाल में भू राजस्व, फटाफट बताइएगा। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय जो भू राजस्व था वो 1/2 था। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी 1/2 रहा, अकबर के समय 1/3 रहा, फिर औरंगजेब के समय ये 1/2 हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसको और विस्तार से आप लोग बुक से देख लीजिएगा। आंसर ए यहाँ पर राइट है। अगला देखिएगा, खिदमती क्या था? खिदमती पूछ रहा है क्या था? युद्ध में प्राप्त लूट का 5वां भाग, वस्तुओं की खरीद और बिक्री पर देय कर, पराजित सरदारों द्वारा देय कर, हिंदुओं से लिया जाने वाला एक गृह कर। बताइए, फटाफट उत्तर दीजिएगा 12वें प्रश्न का। चलिए दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा होगा। खिदमती पराजित जो सरदार थे उनके द्वारा देय कर था। ये जो पराजित सरदार थे उनसे जो है कर लिया जाता था। खिदमती जो है एक टाइप का कर था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 13वां प्रश्न देखिएगा, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद, ठीक है, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में पूछ रहा है की थी? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। बताएं। चलिए दोस्तों, तो कृष्णदेव राय जो है ये आपके विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य। और इन्होंने जो अमुक्त माल्यद की रचना की ये तेलुगु भाषा में थी। किसमें? तेलुगु भाषा में। यहाँ पर उत्तर सी ठीक हो जाएगा। अगला देखिएगा, 14वां प्रश्न है, मलिक अंबर निम्नलिखित में से किस एक राज्य का प्रधानमंत्री था? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, खानदेश। बताइए, मलिक अंबर। 14th का आंसर दीजिएगा, मलिक अंबर। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। तो मलिक अंबर जो है दोस्तों अहमदनगर राज्य का एक प्रधानमंत्री था। ठीक है ना, अहमदनगर राज्य का। और ये जो भूमि की इकाई थी उसके लिए जो है भूमि को माप के लिए, भूमि के माप के लिए जरीब इकाई का प्रयोग किया था। ठीक है, जरीब का प्रयोग करता था। ठीक, ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। अगला देखिएगा, 15वां प्रश्न है, ये भी मिलाने वाला है। इसको छोटा कर देता हूँ तो आप लोगों को दिखेगा, इसको मिलाना है। चलिए, यहाँ पर दिया है बारबोसा, निकोल कोंटी, अब्दुल रज़ाक, निकितिन, ईरानी, इटालियन, रूसी, पुर्तगाली। फटाफट इसको मिलाएं और इसका उत्तर दें। तो दोस्तों यहाँ पर बारबोसा ये पुर्तगाली है। ठीक है, इसके बाद निकोलो कोंटी ये इटालियन, अब्दुल रज़ाक ये ईरानी और निकितिन ये रूसी। ठीक है, इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4, ए का 4 4, बी का 2, बी का 2। तो यहाँ पर आंसर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, उत्तर सी ठीक हो जाएगा। देखिएगा, अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में हजारों स्त्रियां किस रूप में सेवारत थीं? लेखाधिकारी के रूप में, शाही अंगरक्षक के रूप में, महल की रक्षिकाओं के रूप में, उपयुक्त सभी रूपों में।
फटाफट उत्तर देने का प्रयास करिएगा 16वें प्रश्न का। चलिए, ये सभी शाही अंगरक्षक के रूप में जो है सेवारत थी, कहाँ पर? विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजा कृष्णदेव राय का धर्म क्या था, पूछ रहा है। वैष्णव, शैव, जैन या बौद्ध? किस धर्म के वो मान्यताकार थे, किस धर्म को वो मानते थे? चलिए, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आंसर ए, यानी कि वैष्णव धर्म को। राजा कृष्णदेव राय वैष्णव धर्म को मान्यता देते थे या उनके अनुयायी थे वैष्णव धर्म के। ठीक है, आंसर यहाँ पर ए राइट होगा। 18वां देखिएगा, औरंगजेब ने अपने विजयों की लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू साहित्य इतिहासकार की खोजा था? मतलब किस हिंदू इतिहासकार को उन्होंने खोजा? गंगाधर, ईश्वरदास नागर, महेश या देवी मिश्रा? 18वें प्रश्न का उत्तर दें। तो दोस्तों, औरंगजेब ने अपने विजयों की जो मतलब उनके युद्ध लड़े गए थे उसमें जो विजय प्राप्त हुई थी उनको लिपिबद्ध करने के लिए ईश्वरदास नागर को जो है खोजा था या उनको रखा हुआ था। ठीक है, ईश्वरदास नागर को। ऑप्शन यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा। और ईश्वरदास नागर ने पुस्तक लिखी थी कौन सी विजयों के लिपिबद्ध करने के लिए, औरंगजेब के विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए? तो फुतुहात, लिखिएगा फुतुहात ए आलमगीरी। ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी? फुतुहात ए आलमगीरी। ठीक, चलिए अगला देखिएगा, मुगल काल में दरोगाए तोपखाना, कह रहा है मुगल काल में दरोगाए तोपखाना के नाम से कौन जाना जाता था? मुहतसिब, मीर आतिश, शिकदार या मीर बख्शी? फटाफट उत्तर दीजिएगा 19th का। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दरोगाए तोपखाना मीर आतिश थे। ठीक है, कौन? मीर आतिश, दरोगाए तोपखाना ए तोपखाना। ठीक है, और जो मुहातसिब थे या मुहातसिब, ये लोक आचरण बनाने का कार्य करते थे, लोक आचरण के अधिकारी। और शिकदार जो थे ये परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। प्रमुख अधिकारी। और मीर बख्शी सेना का प्रधान होता था, सेना का प्रधान या प्रमुख। ठीक है, ये सब मुगल कालीन बातें हैं। ठीक है, शिकदर कौन होता था? परगने का प्रमुख अधिकारी। मुत्सिब कौन होता था? लोक आचरण की व्यवस्था करने वाला। मीर बख्शी कौन होता था? सेना का प्रमुख अधिकारी होता था। और मेरे आतिश दरोगाए तोपखाना। ठीक है ना। अगला देखिएगा, 20वां प्रश्न है, अब्दुल हमीद लाहौरी अधोलिखित किस शासक के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार नियुक्त किया गया था? औरंगजेब, जहांगीर, बहादुर शाह या शाहजहां? फटाफट उत्तर देने का प्रयास करिएगा। चलिए दोस्तों, बिल्कुल सही है। तो अब्दुल हामिद लाहौरी ये शाहजहां के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार नियुक्त किए गए थे। ठीक है ना, शाहजहां। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा। अगला देखिएगा, महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? राजा सोलोमन, सुल्तान महमूद गजनवी, अलाउद्दीन या कुतुबुद्दीन? यानी कि फिरदौसी किसके शासनकाल में जो है दरबार में रहते थे? बिल्कुल सही। तो फिरदौसी एक महान कवि थे जो कि सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। ठीक है ना, उनके दरबार के एक महान कवि थे। और इन्होंने शाहनामा लिखा था,
नामा, शाहनामा, फिरदौसी की शाहनामा बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। और ये किस भाषा में था? तो फारसी भाषा में। ठीक है, ये नोट डाउन करिएगा आप सभी, किस भाषा में था? फारसी भाषा में। अगला देखिएगा 22वां प्रश्न होगा, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम के द्वारा किया गया? ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप डिक्लोरेटरी एक्ट 1781, फॉक्सेज इंडिया एक्ट 1783, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए दोस्तों, तो बिल्कुल सही है। तो सबसे पहला हस्तक्षेप रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 1773 था, इसमें क्या था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसके कार्यों के या उसकी गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार के निगरानी में लाना उनका कार्य था। ठीक है ना, ब्रिटिश सरकार के निगरानी हेतु। ठीक, तो यहाँ पर आंसर डी राइट होगा। अगला देखिएगा, उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्ता भाव से उपयोग करने के लिए निरीक्षण सीमा शुल्क से छूट प्राप्त थी? बताएंगे, दस्तक, औरंग, वक्फ या गोमतशा? तो दोस्तों बिल्कुल सही है, दस्तक। ठीक है, आंसर ए। तो दस्तक था उस परमिट का नाम, दस्तक नाम की एक परमिट थी, जिसके आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 ईस्वी से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग करने के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क से छूट प्राप्त थी। ठीक है, आंसर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं है? 9 रत्नों में बीरबल, रहीम, बैजू बावरा, टोडरमल? बताएंगे, 24 का आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है बैजू बावरा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। बैजू बावरा जो थे, ये आपके राजा मानसिंह के दरबार के गायक थे। राजा मान सिंह के दरबार के गायक थे। ठीक है, राजा मान सिंह कहाँ के राजा थे? तो ये आपके ग्वालियर के राजा थे। ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबारी कवि जो है गीतकार थे। ठीक है, यहाँ पर आंसर सी ठीक हो जाएगा। और अकबर के 9 रत्नों में जो जो शामिल था, इसमें थे आपके बीरबल, बीरबल, इसके बाद हैं अबुल फजल, अबुल फजल, टोडरमल, टोडरमल, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, हकीम हमाम और फैज़ी। ये सभी आपके अकबर के दौरान के 9 रत्नों में शामिल थे। अगला देखिएगा 25वां प्रश्न है, पूरब का राज हमारे पैरों पर है। यह कथन संबंधित है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध? उत्तर देने का प्रयास करिएगा। पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है। तो दोस्तों ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय का जो है संबंधित है।
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये 1799 ईस्वी में। ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल भारत का कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाएगा 26वां। किस मुगल सम्राट के आदेश द्वारा बंदा सिंह को यंत्रणा देकर मृत्युदंड दिया गया? बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखशियर या रफ़ी उद दौला? फटाफट उत्तर दीजिएगा 26वें प्रश्न का। तो दोस्तों 1716 ईस्वी में, ठीक है ना, जो आपका फर्रुखशियर जब मुग़ल सम्राट था 1716 ईस्वी में इसने बंदा सिंह को मृत्युदंड दिया था यंत्रणा देकर। ठीक है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। 27वां प्रश्न देखिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं में आवृत एक देवता का अंकन है। वे चारों पशु कौन से हैं? चीता, गैंडा, भैंसा, अश्व, चीता, गैंडा, सर्प, वृषभ, सिंह, गैंडा, सर्प, वृषभ, चीता, गैंडा, भैंसा, हाथी। फटाफट उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। जो पशुपति की मोहर प्राप्त हुई है वहाँ पर चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी जो है चारों पशु अंकन थे। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। 28वां प्रश्न देखेंगे। सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? ठीक है ना, सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया, एलम, ओमान, मेलुहा या दिल मुन? फटाफट उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दिलमुन नामक एक बंदरगाह था, मध्यस्थ बंदरगाह, उसी के माध्यम से जो है सैंधव व्यापारिक केंद्र और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार किया जाता था। और ये फारस की खाड़ी में, ठीक है, फारस की खाड़ी में स्थित था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखिएगा। देवपाल के काल में नालंदा एक बिहार बनाने वाला बालपुत्र देव कौन था? भौमकर राजा, पाल राजा, राष्ट्रकूट राजा या शैलेंद्र राजा? 29वें प्रश्न का उत्तर दें। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। जो नालंदा में एक बिहार बनाया था उसमें बालदेव जो के पुत्र थे, बालदेव पुत्र आपके शैलेंद्र राजा। ऑप्शन यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। शैलेंद्र राजा जो है वो एक बिहार बनाने वाले थे, ठीक है, देवपाल के काल में। अगला देखिएगा 30वां प्रश्न है। निम्न ग्रंथों में से किसमें विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी गई? कामसूत्र, मानव धर्मशास्त्र, शुक्र निस्ति शास्त्र, नारद स्मृति? फटाफट उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। नारद स्मृति में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ नियोगी प्रथा और
दासों की मुक्ति का भी विधान दिया गया है। दासों की मुक्ति का भी विधान इसमें दिया गया है नारद स्मृति में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर डी राइट हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये थे आज के कुछ 30 प्रश्न। आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि कितने प्रश्न ठीक हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए सभी लोग। चलिए मिलते हैं फिर ऐसी वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।